नमस्ते जी। आज हम लोग क्लास 9th का एक इंग्लिश में पोएम है, ठीक है, उस पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्या नाम है कविता का? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे जॉन मिल्टन साहब ने लिखा है। हालांकि ये इंग्लिश लिटरेचर जो साहित्य होता है हमारा, वो किसी क्लास का मोहताज नहीं होता है कि क्लास 9th का है तो सिर्फ क्लास 9th का बच्चा पढ़ेगा। पहला बात, ये तो समाज का होता है, हमारा आपका सबका होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, खासकर ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, और जॉन मिल्टन साहब एक महान, है ना, ग्रेट पर्सनालिटी रहा है इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में। इसलिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स तक में इसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कविता है, ठीक है। तो कोई भी पोएम हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें पोएट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जॉन मिल्टन साहब का जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1608 को लंदन, ठीक है, कहाँ हुआ था? लंदन में, यानी ये इंग्लैंड से संबंध रखते थे। और आदमी का जन्म हुआ है तो मृत्यु शाश्वत है कि नहीं? निश्चित है। तो आदमी मर गया। 8 नवंबर 1674 को इनका निधन हो गया, ठीक है। और ये जाने माने इसको क्या पढ़ सकते हैं? पुरितन। तो ये जाने माने प्यूरितन पोएट थे 17वीं शताब्दी के, 17th सेंचुरी के, 17वीं शताब्दी के एक जाने माने पुरितन पोएट थे, ठीक है। पुरितन पोएट्री क्या होता है, इसको हम दो जगह से समझा सकते हैं। एक तो यहाँ से देखिए, बेसिकली ये क्या था, इंग्लैंड में, ठीक है, दो गुट था, दो धार्मिक गुट था क्रिश्चियन धर्म में, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड दो बेसिकली धार्मिक गुट था। एक प्रोटेस्टेंट कहलाता था और दूसरा कैथोलिक कहलाता था। दोनों अपना एक दूसरे के विचार से विपरीत, मतलब दोनों का विचार जो था विपरीत था क्रिश्चियन धर्म को लेकर, ठीक है, यहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या था, देखिए पुरितन क्या है, ए रिलीजियस मूवमेंट, है ना, एक धार्मिक आंदोलन था एक तरह से, ठीक है। तो कुछ पुरितन पोएट में से ये भी एक थे, तो ये पुरितन पोएट थे। और एक पुरितन एज चला था, ठीक है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें होता है ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसी तरह से बहुत फेज में जो है इंग्लिश लिटरेचर भी बटा हुआ है। तो 1649 से 1660 के बीच पुरितन एज इंग्लिश लिटरेचर में कहलाता था, ठीक है। और पुरितन शब्द का मतलब बेसिकली हम आपको क्या बता रहे हैं, नैतिकतावादी। डिक्शनरी में अगर हम देखें तो नैतिकतावादी यानी कि मोरल, है ना, नैतिकता के आधार पर यहाँ जोड़ रहता था, ठीक है। बेसिकली ये लोग जो है, वही बात है कि ये लोग प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। देखिए जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो 1643 में मैरी पोवेल से इन्होंने अपना ब्याह किया है कि नहीं। और 1938 में ये इटली पढ़ने के लिए गए, ठीक है। और चूंकि इंग्लैंड में सिविल वार 1939 में शुरू हो गया था तो फिर इन्हें वापस आना पड़ा, ठीक है। और एक सबसे बड़ा बात हम आपको बता दें, चूँकि जब इनका शादी हुआ था तो थोड़ा सा रिश्ता अच्छा नहीं चला था, इसके कारण जो है बहुत सारा ये डाइवोर्स पर लिखना शुरू कर दिए थे, ये अपना जो है विचार प्रकट करना शुरू कर दिए थे। तो इंग्लैंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से जो है इनका नाम हुआ। कहीं मतलब कुछ लोग ऑब्वियस है कि इनके पक्ष में, इनके तर्क के साथ जुड़ा, और कुछ लोग जो है इनके विरुद्ध में, इनका बहुत भारी मात्रा में जो है, भारी लेवल पर हम बोल सकते हैं कि इनका विरोध हुआ। और इनके सोच विचार को क्रिटिसिज्म, यानी कि बहुत क्रिटिक रहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो इनका शिकायत भी किए। और सबसे बड़ा बात देखिए, असली मुद्दा तो अब आ रहा है, ये आदमी क्यों महान बना, ये आदमी क्यों बड़ा बना। एक योद्धा था ये व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि 1639 में ये आए, ठीक है, और 1644 में जो है इनको थोड़ा सा विजन में, आँख में दिखने में प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है, आँख में समस्या आने लगा। और 1652 में जब इनका एज 44 साल था, हालांकि इसमें भी लफड़ा है, कहीं 42 बताया जाता है, कहीं 43 बताया जाता है, कहीं 44 बताया जाता है,
तो जब ये 44 साल के थे 1652 में, तो ये पूर्ण रूप से जो है ब्लाइंड, अंधे हो गए थे। सोच लीजिए, ये व्यक्ति जो है 42 साल की उम्र में अंधा हो गया था। 1608 में इनका जन्म हुआ है, 1674 में ये आदमी मर गया। चल रहा है अभी 2023 और आज भी हम इन्हें पढ़ रहे हैं। व्यक्ति छोटा तो नहीं होगा, खुद समझ लीजिए। खैर, तो ये ब्लाइंड हो गए 1644 में। समस्या 1652 में जो है इनकी पत्नी भी मरी, ओनली सन, एकमात्र इनका बेटा था, वो भी गुजर गया और इनका आंख भी, विजन भी पूर्ण रूप से चला गया। तो 1652 जो है इनके लिए बहुत ही, मान के चलिए, विनाशकारी साल साबित हुआ। जॉन मिल्टन का जो है सबसे महत्वपूर्ण अगर हम काम की बात करें तो वो पैराडाइज लोस्ट था। एन इपिक पोयम, यानी कि इसमें इपिक था, ये ग्रंथ था। कैसे हिंदू धर्म में जो है महाभारत है, रामायण है, गीता है, उधर कुरान है और बाइबल है ना, उसी तरह से पैराडाइज लोस्ट जो है एक इपिक है, ग्रंथ है, ठीक है। और ये क्यों महान बना व्यक्ति, उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये इनका ये काम है। अंधा होने के बाद 1652 में ये आदमी अंधा हो गया। 1667 में जो है इनका पैराडाइज लोस्ट मार्केट में आया, पब्लिश हुआ। यानी अंधा होने के बाद इन्होंने इस पैराडाइज लोस्ट पे काम किया। 10 किताब है ना, 10 पुस्तक, 10 वॉल्यूम हम बोल सकते हैं, पैराडाइज लोस्ट का 1667 में आया। और 1674 में इनका जब दूसरा एडिशन आया पैराडाइज लोस्ट का, तो वो 12 पुस्तक में आया, 12 वॉल्यूम में इनका ये पैराडाइज लोस्ट आया। और भी इनका काम है, आप 9th की अगर बुक को उठाइएगा तो उसमें और भी इनका काम दिया गया है। सबसे बेस्ट और सबसे रिकॉग्नाइज जो इनका वर्क था यही था पैराडाइज लोस्ट। और जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको पता है ग्रंथ के साथ हम द लगाते हैं, तो इसे हम द पैराडाइज लोस्ट भी बोलेंगे ग्रामर की भाषा में, ठीक है। तो इसका हम ख्याल रखेंगे, जॉन मिल्टन साहब, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हम इस कविता पे अगर आ जाए तो ये कविता पे जो वर्क है, जो काम है, या ये लिखा जो गया था, ये 1655 में लिखा गया था इनके द्वारा, ठीक है। लेकिन पब्लिश जो है, प्रकाशित जो है 1673 में हो। यानी कि ये आदमी जो है इसको, जो कोई भी देखिए, अगर कोई लेखक है, कोई भी राइटर है, कोई भी पोएट है, तो आदमी क्या करेगा, ठीक है, वो आदमी जो है पहले उसको अपना नोट जहाँ भी वो लिखता होगा वहाँ लिखेगा, और उसको लिखने के बाद जो है एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, एक पोएम ही तो है, तो एक कविता लिखकर तो थोड़े आप किताब छाप सकते हैं, तो उसके लिए और भी संग्रह करना पड़ता है। तो ये कविताओं का संग्रह जो है बना रहे थे, धीरे 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 करके जब कंप्लीट हुआ तो वो पब्लिश हुआ। तो 1655 में लिख लिए थे ये कविता, वो पब्लिश हुआ 1673 में, ठीक है। और जो है ये व्यक्ति जो है ना, शुरुआत में प्रीस्ट बनना चाहता था, पुजारी, अपनी भाषा में बोले तो पादरी बनना चाहता था। लेकिन फिर जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई किया तो उसके बाद जो है ये अपना रास्ता अलग किया और फुल टाइम राइटर और पोएट ये आदमी बन गया, ठीक है। अब इस कविता पे अगर आइएगा तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कविता है वो पेट्राकन सोनेट, ये हम पेट्राकन पे आते हैं, पेट्राकन पे हम थोड़ी देर में आएंगे, पहले हम सोनेट पे आते हैं, ठीक है। सोनेट क्या है, अ टाइप ऑफ पोएट्री, एक तरह का कविता होता है जो कि 14 लाइन का कविता होता है, 14 लाइन्स का ये कविता होता है। सोनेट जो है 14 लाइन का कविता होता है, बात को समझिएगा। और पेट्रागन सोनेट जो होता है 14 लाइन का तो होता है, ठीक बात, 14 लाइन का होता है। ये 2 भाग में बटा होता है, 8 लाइन प्लस 6 लाइन। ध्यान समझिए, ये 12th में भी आपको पढ़ना है, एक द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक का कविता है, पोयम है, वहाँ भी पढ़ना है सोनेट के बारे में, ठीक है। तो सोनेट बहुत टाइप का सोनेट होता है। तो ये जो पेट्रागन सोनेट है, ठीक है, ये 14 लाइन का होता है और 8 और 6 2 भाग में बटा होता है। 8 लाइन भाग 1 हो गया और 6 लाइन भाग 2 हो गया। पहला जो 8 लाइन होता है उसे हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ऑक्टेव बोलते हैं। और अंतिम जो 6 लाइन होता है उसे हम सेस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम सेस्टेट बोलते हैं। ऑक्टेव क्या करता है, पेट्रागन सोनेट में ऑक्टेव का क्या काम है, ये कोई मुद्दा, कोई सवाल उठा रहा होता है और
कोई सवाल उठा रहा होता है, कोई मुद्दा उठा रहा होता है, कोई प्रॉब्लम बता रहा होता है, और अंतिम 6 लाइन जो सेस्टेट के रूप में आता है पेट्रागन सोनेट में, वो इसको रिजोल्व कर रहा होता है प्रॉब्लम को, और मतलब इस सवाल का जवाब दे रहा होता है या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा होता है। ठीक है, अब जो है पेट्रागन जो सोनेट है, जो पेट्रागन है ना, एक इटली का व्यक्ति रहा है पेट्रार्क, उसके नाम पे जो है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क करके इनका नाम था, उसके नाम पे जो है ये जो है पेट्रागन सोनेट इनको रखा गया, उनको ये समर्पित किया गया, उनके नाम पे ये रखा। कैसे क्रिकेट में होता है, हाल फिलहाल में सुने हो विराट कोहली पवेलियन, युवराज सिंह पवेलियन, है कि नहीं, MS धोनी पवेलियन बनता है ना स्टेडियम का कुछ हिस्सा में, सुनील गावस्कर पवेलियन, उसी तरह से इनको समर्पित किया गया ये नाम। ठीक है, सोनेट जो है ना, सोनेट जो है, हम इसको थोड़ा सा कोई स्लाइड में जाएंगे, हाँ देखिए यहाँ है ना लिखा हुआ, जो पेट्रागन सोनेट है वो फ्रांसिस्को पेट्रागन के नाम पे, या पेट्रार्क, सॉरी, फ्रांसिस्को पेट्रार्क के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया पेट्रागन सोनेट। ठीक है, 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी का ये व्यक्ति रहा है। हालांकि सोनेट का जो शुरुआत है वो 13वीं शताब्दी में ही हो गया था, और यूरोप में हुआ था इसका, और मेनली इटली में हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम इसे इटालियन सोनेट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति भी इटली का था। ठीक है, तो इटली में ही पेट्रागन सोनेट का शुरुआत हुआ था मेनली। ठीक है, बाद में फिर शेक्सपियर, मतलब बहुत टाइप का सोनेट होता है, बाद में शेक्सपियर साहब ने भी एक अपना सोनेट लिखना शुरू किया, उसका नाम ही रख दिया गया था शेक्सपियर सोनेट। ठीक है, शेक्सपियर साहब का सोनेट। हालांकि ऐसा माना जाता, इन्होंने इसका इन्वेंट नहीं किया था, ये जो पेट्रार्क साहब थे उन्होंने पेट्रागन सोनेट का ओरिजिनेट नहीं किए थे, ये इन्वेंट नहीं किए थे। ऐसा माना जाता है कि इस व्यक्ति ने लेंतिनी, जो भी इसको पढ़े, नाम ही तो है लेंतिनी, है ना, तो लेंतिनी ने जो है इस सोनेट का शुरुआत किया था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, और सोनेट जो है ये शब्द एक इटालियन वर्ड है ना, इटालियन वर्ड से इसे लिया गया है। ठीक है, द वर्ड सोनेट डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड, और वो इटालियन वर्ड कौन सा है, सोनेटो। और सोनेटो का अर्थ क्या होता है, लिटिल सॉन्ग या लिटिल साउंड। और ये जो वर्ड है ना सोनेटो, ये खुद लैटिन भाषा से उठाया गया है, जो है सुनोनो, इसको जो भी पढ़िएगा सियोनो, है ना, सॉरी सियोनो इसको हम पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ होता है ए साउंड। ध्यान समझिए ये सब बात को, हम कविता पे भी आएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो सोनेट के बारे में आप समझ गए। 14 लाइन का कविता होता है पेट्रागन सोनेट, खासकर जो 2 भाग में बटा होता है। पहला 8 लाइन ऑक्टेव कहलाता है, अंतिम 6 लाइन सेस्टेट कहलाता है। ऑक्टेव सवाल उठा रहा होता है और सेस्टेट उसका जवाब दे रहा होता है। अब हम इस स्लाइड पे आते हैं। हर पोएम का, पेट्रागन सोनेट की हम बात करें तो पेट्रागन सोनेट का जो राइम स्कीम होता है, ये राइम स्कीम क्या है जी, राइमिंग। हिंदी से अगर हम आपको समझाएं तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी है पानी है। तो ये जो रानी है और पानी है, देखो मैच कर रहा है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी है पानी है, ये राइमिंग हुआ, यही राइम स्कीम होता है। तो इंग्लिश में भी होता है, ये मिलाकर लिखा जाता है। जैसे कि आगे फिर क्या होता है इसमें कि हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, डर जाएगी मर जाएगी। ये क्या है, ये राइमिंग है। तो पेट्रागन सोनेट में 3 पैटर्न पे राइमिंग होता है, ABBA, ये ऑक्टेव का सेक्शन हो गया, पहला 8 लाइन, क्योंकि राइमिंग का मतलब क्या होता है, अंतिम वर्ड है ना, जो भी पोयम है उसका अंतिम वर्ड उठाकर उसका राइमिंग चेक कर सकते हैं। तो ABBA CDE, एक तो ऐसा हो सकता है किसी भी सोनेट का, खासकर पेट्रागन सोनेट का राइमिंग। दूसरा हो सकता है ABBA CCDDEE, ये भी हो सकता है, हम समझाते हैं, अभी परेशान नहीं होना है, अभी पहले देख लो। तीसरा है ABBA CDCDEE, ये हो गया राइम स्कीम किसी भी पेट्रागन सोनेट का। ये 2-3 तरह का राइमिंग देखने को पेट्रागन सोनेट में मिलता है। ठीक है, अगर हम इस कविता की बात करें जो अपना ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इसका अगर राइम स्कीम हम पता लगाना चाहें तो आप गौर से क्या देख रहे हैं, अंतिम वर्ड पे फोकस करना है। देखो एक, बस ये जो है ना, ये अंतिम वर्ड हमें अपना इस पोएम का जो है राइम दे देगा। देखिएगा, स्पेंट,
ये क्या है? अस्पेंट। मान लो इसका नाम हम ए रख देते हैं, अस्पेंट, अस्पेंट, बाइड, बाइड, तो अस्पेंट बाइड। तो बिल्कुल इसका जो प्रोनाउंसिएशन इसका अलग है, दोनों का उच्चारण अलग हो रहा है, तो इसका नाम भी रख दो हाइड। ध्यान सुनिएगा, बाइड, हाइड एक जैसा है क्या? तो इसका नाम भी रखे तो इसका नाम भी हम भी रख लेते हैं, बस यही है और कुछ नहीं। राइमस के में से पता लगाया जाता है। बेंट, अस्पेंट, बेंट, अस्पेंट, बेंट, यानी ये ए तो इसका भी ए। अब गौर से देखिए ना, दोनों का मिल गया। परजेंट, परजेंट, आ रहा है समझ में क्या? अस्पेंट, बेंट, परजेंट एक जैसा है कि नहीं है? तो इसका भी नाम हम ए रख देंगे। चाइड, बाइड, हाइड, चाइड मिल रहा है क्या? तो जैसा इसका उच्चारण वैसा उसका उच्चारण, तो इसका भी नाम बी रख देंगे। डिनाइड, डिनाइड, तो इसका भी नाम भी। गौर से देखिए, इसी के जैसा उच्चारण हो रहा है। प्रिवेंट, अस्पेंट, वेंट, प्रेजेंट, प्रिवेंट, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे? ए, क्योंकि इसकी तरह एक की तरह उच्चारण इसका हो रहा है। तो ऑक्टेव सेक्शन यहीं तक था। पहला 8 लाइन ऑक्टेव होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ए बी बी ए ऑक्टेव सेक्शन हो गया। हम पीछे बताए भी, हम एक बार फिर पीछे जाकर बता देंगे और आगे बढ़ते हैं। नीड, अब ऐसा उच्चारण तो इसका है ना ए बी की तरह, तो इसका नाम सी रख दो। बेस्ट अलग है, डी रख दो। स्टेट अलग है, ई रख दो। स्पीड, नीड, स्पीड एक जैसा है क्या? सी रख दो। इसकी जैसा, इसका भी। रेस्ट, इसका जैसा, बेस्ट, रेस्ट, तो डी रख दो। और बेट, स्टेट, बेट, यानी जो हमरा ही ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, एक पेट्रागन सोनेट तो है, और इसका राइम स्कीम कैसा है? इसका राइम स्कीम ऐसा है, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी। यहाँ की ना देख लो, देख लो, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, बस यही है राइम स्कीम। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब कविता पे आ जाते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका थीम क्या है कि जॉन मिल्टन साहब एक तो एकदम डीपली रिलीजियस पर्सन थे, ठीक है, बहुत धार्मिक थे, बाइबल में ये बहुत बिलीव करते थे, और इनका मानना था कि हर व्यक्ति, पूरा इंग्लैंड जो है, बाइबल के एक एक शब्द के लिए जिए मरे, उसके एक एक शब्द को माने। क्यों? क्योंकि वो शब्द भगवान का शब्द है, प्रभु का शब्द है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ऐसा था, बहुत धार्मिक थे, तभी तो पुरितन पोएट कहलाए ये, है कि नहीं, है कि नहीं। तो कविता का बैकग्राउंड ये है कि ये आदमी अंधा हो चुका है, और अंधा होने के बाद ये जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। यहां गौर कीजिएगा, इर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। ये कंसिडर का मतलब यहां हो रहा है थिंक, सोचना, विचार करना, ठीक है। लाइट, लाइट का यहां दो अर्थ हो रहा है, एक तो विजन, विजन मतलब रोशनी, प्रकाश, और दूसरा जीवन, लाइफ। तभी तो यहां आया डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। लाइट यहां पे जो है एज अ मेटाफर यूज हुआ, ठीक है। मेटाफर क्या है? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां हम तुलना कर रहे होते हैं, किसी बात को डायरेक्ट नहीं हम बोलते हैं। जैसे यहां पे कहीं डायरेक्ट जो है मिल्टन साहब अपने अंधापन का या अपने अंधा होने के बात को नहीं बोला, यहां घुमा कर बोला है। और स्पेंट शब्द का मतलब क्या होता है? खर्च होना। हम लोग मनी को, पैसा को स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, इसका अर्थ समझिए। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस। ये इसका मतलब क्या हो रहा है? बिफोर, पहले, ठीक है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मतलब जब मैं विचार करता हूं कि आधा जीवन, क्योंकि 44 साल के उम्र में लगभग जो है ये आदमी अंधा हो गया, तो इनका मानना है कि भाई ये भगवान से पहला 8 लाइन क्या है? प्रश्न उठा रहा है। तो यहाँ एक शिकायत का लहजा जो है पहला 8 लाइन में ऑक्टेव में जो है
मिल्टन साहब आपको दिखाएंगे या दिखेगा आपको कि भाई आदमी कंप्लेन कर रहा है भगवान से, ठीक है, एक तरह से ऐसा भाव प्रकट हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जब मैं यह विचार करता हूं कि किस तरह मेरा आधा जीवन भी नहीं बीता था और मेरा लाइट, मेरा प्रकाश जो है खर्च हो गया, और मेरे लिए ये जो दुनिया है वो डार्क हो गया। ये क्या है, वर्ल्ड एंड वाइड, ये डार्क हो गया। वर्ल्ड एंड वाइड मतलब इतना बड़ा दुनिया मेरे लिए क्या हो गया, डार्क हो गया, अंधेरा में बदल गया। अब बात को समझिए, यहाँ लाइट को एक तरह से इस और स्पेंट, लाइट और स्पेंट को अगर आप अटैच करके सोचिएगा तो ये व्यक्ति यह कहना चाह रहा है जैसे कि वाइल लैंप जो होता है, तेल से जो हम दिया या लैंप जलाते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है कि भाई जब तक उसमें तेल होगा, जब तक आपका दीपक, जब तक आपका दिया या वो लैंप वगैरह जो भी वो जलेगा, जैसे ही तेल खत्म हो जाएगा आपका लाइट खत्म हो जाएगा। तो ये आदमी उस तरह से बोल रहा है कि जैसे कि मेरे अंदर जो भी प्रकाश का ईंधन था, जो भी तेल था, वो खत्म हो गया और मेरे लिए जो वर्ल्ड है वो डार्क हो गया। बात आ रहा है समझ में क्या? ये और वो मेरा जीवन आधा ही बीता है। ये यहां तक इनका कहने का मतलब हुआ। थोड़ा सा अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो ये बोलते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। इनके लिए एक ही टैलेंट मायने रखता है, इसलिए बोल रहे हैं वन टैलेंट, एक ही टैलेंट इनके लिए मायने रखता है, वो टैलेंट है राइटिंग का। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दे के भेजते हैं, यानी भगवान सबको कुछ ना कुछ काम दे के भेजते हैं, वो काम हर मनुष्य को करना चाहिए। अब मेरा काम क्या था, मेरा टैलेंट क्या था, लिखना, और आपने मेरा लाइट हमसे छीन लिया, मेरे लिए दुनिया क्या हो गया, डार्क हो गया। तो भाई ये जो मेरा टैलेंट है, दैट वन टैलेंट, वो जो एक टैलेंट है जो कि मेरे लिए क्या हो गया, विच इज डेथ टू हाइड। अगर इसे खत्म कर दे, अगर इसे हम हाइड कर दे, अगर इसे हम छिपा ले, तो वो मेरे लिए मृत्यु का समान होगा, क्योंकि मुझे एक ही चीज आता है, लिखना, पढ़ना, है कि नहीं। और वो मेरा जो है, आप लाइट ले लिए, एक तरह से ये भगवान से ही हम बात कर रहे हैं कि आप मेरा प्रकाश ले लिए, है कि नहीं। लॉज्ड विथ इन मी यूजलेस। तो वो जो एक टैलेंट था, अब मेरे अंदर क्या है, वो टैलेंट तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर लिखने का जो टैलेंट है वो तो है, लेकिन अब हम लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा लाइट जा चुका है, मेरा प्रकाश जा चुका है, मेरा लाइट खर्च हो चुका है। इसलिए ये जो टैलेंट है, जो एक तरह से हाइड हो गया है, वो डेथ का समान, वो मृत्यु के समान है, बेकार हो गया। यूजलेस का मतलब क्या होता है, बेकार हो जाना। मेरे अंदर वो बेकार दफन है, मेरे अंदर वो बेकार पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। माई मेकर का मतलब क्या, प्रभु, भगवान, स्वामी। तो अब ये कह रहा है कि चूंकि मेरा जो आत्मा है अभी भी भगवान के सेवा के लिए समर्पित है, मैं अपने प्रभु के सेवा के लिए समर्पित हूं, लेकिन मैं कैसे प्रभु की सेवा करूं। प्रभु का सेवा करने का मतलब क्या है इनकी भाषा में, प्रभु का सेवा करने का मतलब यह है कि जो टैलेंट इंसान को वो देकर भेजते हैं, वो काम आप करते जाइए, उनका सेवा होते रहेगा। इनको क्या काम दिया गया, लिखने का, आप लिखते रहिए, प्रभु का सेवा आप कर रहे हैं। सिंपल यही है इसका मतलब। देखिए ये जो टैलेंट है ना, इस पे हम आ ही जाते हैं। देखो टैलेंट का मतलब क्या है, एक बाइबल से ये रेफरेंस लिए है, और बाइबल में कहानी है जो कि मैथ्यू 25वां चैप्टर है, जिसका वर्स है, यानी कि पैराग्राफ या पंक्ति जो है 14 से 30 के बीच में कहानी दिया गया है, जिसमें बाइबल में, जिसमें बताया गया है, 25वां चैप्टर है, जिसमें बताया गया है कि एक मालिक है, ठीक है, और एक व्यक्ति है, मान के चलो 3 गो व्यक्ति है। तो मालिक कहीं बाहर जा रहा है, तो इसको 5 टैलेंट दे रहा है, इसको 3 टैलेंट दिया और इसको 2 टैलेंट दिया। बात को समझिएगा, ऐसा समझ लीजिए ना, रुपया दिया, ठीक है, आपकी भाषा में। तो इसको 5 लाख रुपया दे के गया, इसको 3 लाख रुपया दे के गया, इसको 2 लाख रुपया दे के गया।
बहुत समय के बाद वो जब आदमी आता है, वो जब मालिक आता है तो इससे हिसाब लेता है कि भाई तुमको जो हम 5 लाख रुपया दिए तुम क्या किया? तो ये जवाब दिया कि हुजूर हम इसको यूज किए, कहीं बिजनेस में लगाए या कुछ भी किए, हम इस 5 लाख जो आप हमको दिए तो वो हम 10 लाख में इसको बदल दिए। ये आदमी बोला हुजूर हम आपके 3 लाख को जो है 5 लाख में बदल दिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि बाइबल का रेफरेंस जो है मिल्टन साहब यहाँ टैलेंट शब्द से लिए है। ठीक है, टैलेंट शब्द का मतलब क्या है वो हम बता रहे हैं। और तीसरा आदमी के पास जब गया वो मालिक हिसाब लेने के लिए, भाई तुम क्या किया 2 लाख? तो वो बोलता है जी हम इसे जो है दफन करके सुरक्षित रख लिए थे, मुझे डर था कि ये कहीं खर्च ना हो जाए हमसे, यानी कि वो इसका कुछ यूज नहीं किया, बस उसको रख दिया। जब खाता बही इसका निकला तो ये क्या बोला कि जी हम कुछ नहीं किए, 2 लाख आपका रखा हुआ आप ले लीजिए। तो मालिक जो है इसको डांटा और इससे 2 लाख छीन कर इस दोनों में दे दिया, क्योंकि ये इसको यूज किया था। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान सबको टैलेंट देकर भेजते हैं, और जब सबको टैलेंट देकर भेजते हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा। जो भी कर्तव्य, जो भी काम आपको करना है, जो भी टैलेंट आपको मिला है वो आप करते रहिए, क्योंकि जब ऊपर जाइएगा तो वहां आपका ट्रू अकाउंट, एक शब्द आएगा कविता में देखिए कहीं पे, ट्रू अकाउंट। जब वहाँ ट्रू अकाउंट आपका खुलेगा और वहाँ ये पता चलेगा कि आपको लिखने का हम टैलेंट दिए थे और आप लिखे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? भगवान जिस अंधकार में आपको भेजेंगे, भगवान जो आपको सजा देंगे, और वो जो अंधकार होगा इस अंधकार से ज़्यादा भयावह होगा। आपको तो यही अंधकार देखकर आप परेशान हो गए कि भाई आधा उम्र मेरा हुआ और आप मेरा आँखें ले लिए, मेरा रोशनी ही ले लिए। तो ये बात है, समझे कि नहीं समझे? तो हम थोड़ा सा आगे इसको पढ़ते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि भाई मेरा जो आत्मा है अभी भी, बेंट का मतलब क्या होता है? कर्व, मुड़ा हुआ। ठीक है, बेंट का मतलब हो रहा है यहाँ पे कर्व, मुड़ा हुआ। तो मेरा जो आत्मा है वो अभी भी भगवान यानी कि माई मेकर को सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन कैसे करें? हम तो, मेरे पास वो एबिलिटी नहीं रहा, मेरे पास वो क्षमता नहीं रहा, क्योंकि मेरा आंख चला गया है। मेरा काम क्या था? प्रभु काम सेवा कैसे करते? लिख के, और लिख तो हम सकते नहीं क्योंकि मेरा आंख ही नहीं रहा, रोशनी नहीं रहा। यहां तक ये बात कहा जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब ये डर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो टैलेंट लिखने का मुझे आपने दिया, जिससे हम प्रभु की सेवा करते एक तरह से, है कि नहीं? क्योंकि एक समय मेरा ट्रू अकाउंट खुलेगा, मेरा हिसाब किताब का खाता वही खुलेगा, और वहां पे क्या होगा? चाइल्ड मतलब स्कोल्ड, डांटना। तब तो वहां भगवान मुझे डांटेंगे उसी की तरह जैसे वो तीसरा व्यक्ति 2 लाख का 2 लाख रखे रह गया, तो उसको सजा मिला, उसका 2 लाख ले लिया गया, डांटा गया उसको। बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये बात जो है यहाँ पे आया कि भाई जब मेरा ट्रू अकाउंट खुलेगा तब तो हम डांट सुन जाएंगे कि भाई तुमको लिखने का काम दिया, तुम नहीं लिखा, तुमको जो टैलेंट दे के भेजे तुम उसका पूरा निर्वाहन नहीं किया। यहां तक ये कह रहे हैं मिल्टन साहब। फिर बोलते हैं द, ये जो द थे या दो थे, इसको जो पढ़िए आप, दोथ, ये डज है, आज की भाषा में ये डज है। तो सवाल कर रहा है आदमी, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड? आई फॉन्डली आस्क। फॉन्डली का मतलब होता है फुलिशली, है ना? फुलिश में फुलिशली, यानी कि ये जो है फुलिशली भगवान से पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है। क्या? ये सवाल कर रहा है कि क्या भगवान अंधों से भी काम करवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर अंधा होने के बाद भी हम काम नहीं किए तो ऊपर ट्रू अकाउंट जब मेरा खुलेगा तब तो हमको डांट सुनना पड़ जाएगा। यानी कि आप हमसे, मतलब क्या भगवान जो है अंधों से भी काम करवाते हैं? अंधों को भी कहते हैं कि भाई तुम मेहनत करो, लेबर करो। ये हुआ इस लाइन का मतलब, ये सवाल पूछ रहा है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन पेशेंस क्या किया? पेशेंस इसे रोका। पेशेंस का मतलब क्या हो रहा है? धैर्य, सब्र। लेकिन सब्र क्या किया? इसे रोका। प्रिवेंट का मतलब रोकना, तो सब्र इसे रोका। ये सवाल वो करना चाह रहा था मूर्खता भाव से, फुलिशली, लेकिन इसे सब्र रोका, क्योंकि ये मन में ही सारा डील कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि भगवान सामने खड़ा है, ये तो अपना मनोस्थिति, मेंटल कंडीशन बता रहे हैं अंधा होने के बाद, ये क्या इनके मन में बीत रहा है, ये क्या विचार कर पा रहे हैं।
देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेव वाला जो सेक्शन था वो खत्म हो गया। अब जैसे ही हम अगला सेस्टेट वाला सेक्शन में जाएंगे, वहां क्या होगा, इस पोएम का, इस सोनेट का, पेट्रागन सोनेट का जो है मूड चेंज हो जाएगा। क्यों? वो यहाँ वो सवाल कर रहे थे, वो कंप्लेन कर रहे थे भगवान से, समस्या उठा रहे थे। अब उसका समाधान जो है अगला 6 लाइन सेस्टेट के रूप में आएगा। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? यहाँ तक क्या हुआ? वो कह रहा है कि जब मैं विचार करता हूं कि आधा उम्र मेरा नहीं बीता था, आधा एज भी मेरा नहीं खत्म हुआ था, और मेरा लाइट खत्म हो गया, और मेरे लिए दुनिया क्या हो गया, डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मेरे लिए दुनिया अंधकार से भर गया, और मेरा वो एक टैलेंट जो मेरे लिए, मेरे अंदर क्या है, दफन है, वो मेरे लिए डेथ के समान है। अगर उसे मैं हाइड कर दूं, आंख चला गया, टैलेंट है लिखने का, अगर वो लिखना ये बंद कर देंगे, मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया, मृत्यु के समान हो जाएगा। और फिलहाल वो टैलेंट क्या है, मेरे अंदर दबा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ मेरे अंदर। लेकिन मेरा आत्मा अभी भी जो है पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा में लगा हुआ है, चाहता है कि वह उनकी सेवा करे। मेरा आत्मा पूर्ण रूप से अभी भी प्रभु की सेवा के लिए झुका हुआ है, वो चाह रहा है कि हम प्रभु की सेवा करें। क्यों? क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करते हैं, अगर सेवा नहीं करेंगे प्रभु का, तो जब मेरा प्रेजेंट, मेरा जब ट्रू अकाउंट प्रेजेंट होगा वहां, तब मुझे डांट सुनना पड़ जाएगा। फिर ये सवाल कर रहा है फुलिशली, फोनली, कि क्या भगवान जो है अंधों से भी काम करवाना चाहते हैं? ये कंप्लेन कर रहा है एक तरह से कि भाई भगवान अंधा से भी काम करवाएंगे अब। लेकिन पेशेंस, जो धैर्य है, वो जो है अब जवाब दे रहा है। वो रोका, बात को समझो, बट पेशेंस प्रिवेंट, वो रोका, और क्या हुआ, देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, दैट मरमर, मरमर का मतलब क्विकली, वो रिप्लाई करता है। पेशेंस जो है वो तुरंत रिप्लाई कर रहा है। अरे बात समझ में? और क्या रिप्लाई कर रहा है, गॉड doth not need either man's work or his own gift। अब बात को समझिए एक बात, ये कौन फटाक से रिप्लाई किया, पेशेंस, सब्र। और एक बात आप समझिए, जवाब बोल कौन सकता है, बात कौन कर सकता है, दोस्ती कौन कर सकता है, हंस कौन सकता है, रो कौन सकता है, गा कौन सकता है, इंसान। ये इंसानी फितरत है। लेकिन ये जवाब कौन दे रहा है, पेशेंस, सब्र। इसी को इंग्लिश की भाषा में, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, हम देखो एक क्या है, ये लिटरेसी डिवाइस है। हम क्या करते हैं, कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो मानव का, जो मनुष्य का व्यवहार होता है, जो मनुष्य कर सकता है, जो उसका गुण होता है, वो किसी निर्जीव वस्तु में डाल देते हैं। तो यहां वो क्या हो गया, किसमें हो गया जी, यहां पे वो चीज आया है किसके साथ, पेशेंस के साथ। पेशेंस बोल रहा है, पेशेंस जवाब दे रहा है। बात को समझिएगा, कौन जवाब दे रहा है, पेशेंस जवाब दे रहा है। और पेशेंस क्या जवाब दे रहा है कि गॉड doth not need either man's work or his own gifts। यानी कि भगवान को किसी भी व्यक्ति के काम करने या ना करने या उनके इनाम से, भाई भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब बात को समझिए आप, इस स्टेट में हम आ गए, ऑक्टेव में शिकायत हो रहा था, यहाँ तो उसका समाधान मिलेगा, तो समाधान मिलना शुरू हो गया। और आप एक बात और देखिए, एक बात हम और आपको याद दिलाते हैं, ये 9वां लाइन है, और पेट्रागन सोनेट में जो 9वां लाइन होता है, खासकर 9th जो लाइन होता है, वो क्या कर रहा होता है, पोएम का मूड चेंज कर रहा होता है। वहाँ तो आप कंप्लेन कर रहे थे, वहाँ शिकायत कर रहे थे, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जो है हम मूड चेंज कर रहे हैं। तो अधिकांश बार 9वां लाइन जो होता है पेट्रागन सोनेट का, वो टर्न कहलाता है, टर्न, या वोल्टा भी इसे हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जो है 9th लाइन से जो है सोनेट का मूड चेंज होता है, वहां से हमें पता चलता है कि भाव बदल रहा है मेरे इस पोएम का। ठीक है, तो पेशेंस जो है क्विकली, तुरंत जो है रिप्लाई कर रहा है कि भगवान को किसी भी मनुष्य
के काम का जरूरत नहीं है, न उनको गिफ्ट चाहिए किसी प्रकार का मनुष्य से, ठीक है। अरे भाई वो स्वामी हैं, वो प्रभु हैं, उनको क्या काम है, आप काम करो या ना करो। जब ट्रू अकाउंट आपका खुलेगा तो पता चलेगा भाई कि तुम क्या क्या नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग से आपको सजा मिलेगा, इनके अकॉर्डिंग भाई। हु वेस्ट वियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। और जवाब अब मिल रहा है कि जो उनके माइल्ड योक को बर्दाश्त करेगा, बियर करेगा, वही उनको बेहतरीन सर्व करेगा। यानी वही व्यक्ति बेस्ट सर्व करेगा उनको जो उनके माइल्ड योग को बियर करेगा, बर्दाश्त करेगा। योग का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको डिक्शनरी की भाषा में देखिएगा तो योग का मतलब होता है, जो बैलगाड़ी आप देखते हैं तो जब बैलगाड़ी चलता है तो बैल के दोनों कंधा पे एक जो लकड़ी होता है, जो ज्वाइंट किया होता है, उसी को योक बोलते हैं। आप देखे होंगे बैलगाड़ी, दो बैल है तो दोनों बैल के गर्दन पे जो है कंधा बोलते हैं, गर्दन पे जो है वो लकड़ी जो रखा होता है मोटा वाला या जो भी है, उसी को योक बोला जाता है। तो इंसान का योक क्या है, आपका समस्या, ठीक है। यानी कि जब समस्या आ रहा है फिर भी हम अपने जिम्मेदारी को निभाएं, अपना जो ईमानदारी का पथ है, जो सच्चा पथ है, उसी रास्ता पे चलते रहें, वही हमारा योग है कि माइल्ड योग को बर्दाश्त करें। इन्हें कि थोड़ा सा समस्या आए मेरे जीवन में तो हम क्या करें, बेईमानी शुरू कर दें, चोरी शुरू कर दें, है कि नहीं, कोई भी गलत काम नहीं करें, ठीक है। जितना भी उलझन है उसे हम बर्दाश्त अगर करते चल जाएं, क्योंकि वही जो है बेस्ट सर्व होता है भगवान के लिए, वही भगवान का सबसे बेहतरीन सेवा होता है। अगर हम अपने सारे समस्याओं के साथ जीते रहें, बात आ रहे हैं, वही भगवान का सेवा है, वो भगवान का दिया हुआ माइल्ड योग है, उसे हमें बर्दाश्त करना, सिंपल, ठीक है। जो भी उलझन, जो भी समस्या आ रहा है, ठीक है। अब बोलता है हिज स्टेट इज किंगली। भाई वो क्यों आदमी से काम कराएं, उनको क्या काम है आदमी से, वो तो खुद स्वामी हैं। उनका जो राजपाट है, उनका जो राज्य, उनका जो स्टेट है वो किंगली है। बात आ रहा है समझ में। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग का मतलब होता है ऑर्डर। सैकड़ों लोग पड़े हैं जो उनके एक इशारा पे, एक ऑर्डर पे काम करने के लिए तैयार है। हजारों लोग हैं, है कि नहीं, जो उनके एकदम जैसी बस मतलब ऑर्डर क्या, इशारा करे भाई, प्रभु है वो, सब कोई लग जाएगा एकदम तुरंत। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट किए, अपनी भाषा में बोलें तो आसमान से लेके पताल तक हर तरह का जीव उनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार है। बस उन्हें एक इशारा करना है, बस उन्हें एक ऑर्डर देना है। समझे कि नहीं समझे। They also serve who only stand and wait, वो भी उन्हें सर्व करता है, उन्हें किसे, भगवान को, जो सिर्फ स्टैंड एंड वेट करता है, जो सब्र करता है, खड़ा रहता है, इंतजार करता है, वो भी उनको जो है सर्व कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। बात अच्छा, इसका मतलब क्या है ना, ऐसे समझ लीजिए कि इससे आप कोई भी बड़ा स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा टिकट, रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो वहाँ बहुत सारा टिकट काउंटर होता है, फिर भी बहुत भीड़ होता है, बहुत लाइन लगा होता है। तो मान के चलिए कि अगर हम लाइन में पीछे खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी अगर रूल से हम चल रहे हैं तो वो भी रेलवे का सेवा हुआ कि नहीं हुआ, हम रेलवे का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो व्यवस्था बना हुआ है। तो वही एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई जो बस इंतजार कर रहा है, खड़ा है और इंतजार कर रहा है, वो भी जो है सर्व कर रहा है भगवान को, ठीक है। एक बार अगर कहिएगा तो हम क्यों आपको रिवीजन करा दें कविता का। यहां क्या कहता है कि जब मैं सोचता हूं कि आधा उम्र मेरा नहीं बीता है और मेरे लिए जो दुनिया है वो डार्क हो चुका है, क्यों, क्योंकि मेरा लाइट खत्म हो चुका है, मेरा विजन जा चुका है, ठीक है। यहाँ लाइट का मतलब पहले ही बता चुके हैं, जीवन, लाइफ भी हो सकता है, क्योंकि जीवन का मतलब उजाला है, मृत्यु का मतलब अंधेरा है, अंधकार है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि एक ही टैलेंट मेरे पास था, वो टैलेंट मेरे अंदर क्या हो गया, यूजलेस हो गया है, इसलिए उस टैलेंट को हाइड करना मेरे लिए मृत्यु का समान है। हालांकि मेरा जो आत्मा है अभी भी प्रभु की सेवा के लिए एकदम झुका हुआ है, लेकिन
इसलिए झुका हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसलिए झुका हुआ है क्योंकि जब मेरा ट्रू अकाउंट खुलेगा और अगर वहाँ ये मिल जाएगा कि हम कोई काम नहीं किए हैं तो फिर क्या होगा, मुझे डांट पड़ जाएगा। क्या भगवान अंधों से भी काम करवाना चाहते हैं? तो पेशेंस जवाब दे रहा होता है कि भगवान क्यों किसी इंसान से काम करवाना चाहेंगे? भगवान को क्या काम है, तुम काम करो या नहीं करो, ठीक है। जो व्यक्ति अपना माइल्ड योग को बियर कर रहा है, यानी कि आप अंधा हो गए, तो आपका यही योग है, यही समस्या, आप काम कीजिए, हो गया प्रभु का सेवा। क्योंकि भाई मिल्टन साहब ही तो दोनों बात लिख रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं कि भाई जो आपका माइल्ड योग है उसको तुम बर्दाश्त करो, वही उनका बेस्ट सेवा है। क्यों? क्योंकि वो आपके काम का क्यों वेट करे, क्योंकि उनका स्टेट तो किंगली है। हजारों लोग उनके एक इशारा के लिए खड़ा है, आसमान से लेके पताल तक। हम अपनी भाषा में ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। बिना रेस्ट किए उनके लिए काम करने के लिए तैयार है। और भाई जो खड़ा है और जो इंतजार कर रहा है वो भी उनका सेवा कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? यही पूरा कविता था। और इस तरह से जो है बहुत बहुत धन्यवाद बोला जा सकता है। बताइए आप लोग कैसा कविता आपको लगा, ये पोएम कैसा लगा मिल्टन साहब का। ये पहला मेरा इंग्लिश का वीडियो जाएगा हर जगह, ठीक है। तो इसे देखिए और थोड़ा सा रिव्यू कीजिए। और वही बात हो जाता है कि चूँकि हम लोग हमेशा ऑफलाइन काम किए तो बहुत सारा बच्चा सामने पढ़ा होता है, उसका अलग आनंद होता है पढ़ाने का। यहाँ अकेले जो है पढ़ाना पड़ता है, कोई नहीं होता है दाएं बाएं, तो कुछ बात छूट भी जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम इसका फेमिलियर हो जाएंगे तो और हम बेहतर प्रयास करेंगे आपको चीज़ प्रोवाइड कराने का। जितना हमसे बन पा रहा है एकदम 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।